तो दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मोशन ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स पे डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट या वृत्ताकार कक्षक का स्थायित्व। अब अगर पार्टिकल आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी केस में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि यही दोनों स्टेट ऐसी हैं जो बाउंड स्टेट है। अगर पार्टिकल ने हाइपरबोलिक ऑर्बिट या फिर पैराबोलिक पाथ ट्रेवल किया, हाइपरबोलिक पाथ या पैराबोलिक पाथ में अगर पार्टिकल जाता है तो कभी भी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकता है। इसलिए वो केवल उसी केस में अपना पाथ रिपीट करेगा अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट या वृत्ताकार कक्ष का स्थायित्व। आज के टॉपिक पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांस्टेंट्स ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब पार्टिकल का मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो हम प्रूव कर चुके हैं, और वो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके जो कांस्टेंट्स है वो कौन कौन से होंगे वो हमको निकालने हैं। और सेकंड हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयर स्टेबिलिटी, वृत्ताकार कक्षक तथा उसका स्थायित्व। अब अगर पार्टिकल आपका सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो ऑर्बिट हमारी स्टेबल होगी, ये भी हमको प्रूव करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट एंड इट्स स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट्स ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट या दीर्घवृत्तीय कक्षक के नियतांक। अब पार्टिकल हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो अगर पार्टिकल का हमको मोशन डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए क्या होगा? तो to describe the motion of particle in space, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? वी रिक्वायर क्या क्या चाहिए? के एल ई कैपिटल ई एंड क्यू। तो क्या होगा? आकाश में कण की गति को, आकाश में कण की गति को डिस्क्राइब करने के लिए या दर्शाने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए हमें के एल ई कैपिटल ई तथा क्यू की आवश्यकता होती है। तो ये सारे वैल्यूज हमको चाहिए, आवश्यकता होती है। अब यहां पर हियर के क्या होगा? के इज कांस्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अब चाहे कोई भी ऑर्बिट हो, कोई भी कक्षक हो, हर केस में हमारा के कांस्टेंट होगा। तो के क्या है? के सभी प्रकार के कक्षकों के लिए, सभी प्रकार के कक्षकों के लिए क्या होगा? स्थायी होगा। सभी प्रकार के कक्षकों के लिए कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। अब हर एक मोशन के लिए हमारा क्या कांस्टेंट है? एंड एल एंड ई को हम बोलते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट। एल और ई को क्या बोलोगे? एल एंड ई आर फंडामेंटल कांस्टेंट। फंडामेंटल कांस्टेंट्स क्या मतलब हुआ? ये हमारे क्या मूल नियतांक हैं, मूलभूत नियतांक हैं।
मूलभूत नियतांक। क्लियर है? ये हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट हो गए। तो अब हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम क्या काम में लेते हैं? हम ए काम में लेते हैं, एल काम में नहीं लेते हैं। तो फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट we use A in place of L, in place of L। तो दीर्घवृत्तीय कक्षक के लिए, क्या काम में आ रहा है? L के स्थान पर, A का प्रयोग किया जाता है, A का प्रयोग होता है। अब A को हम क्या बोलते हैं? A हमारा होता है सेमी मेजर एक्सिस या अर्ध दीर्घ अक्ष। एंड ए में लिख देता हूं, ए हमारा क्या है? ए इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ए क्या हो गया? ए दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष है। और बी हमारा होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो ए एंड ई हमारा क्या है? तो ए एंड ई को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ए एंड ई को, हम बोलते हैं ज्यामितीय नियतांक। ज्यामितीय नियतांक। एंड जो बचे हुए हमारे हैं, बचे हुए क्या है? वो हमारे हैं ई एंड ई, ई एंड क्यू। ई एंड क्यू को हम बोलते हैं डायनेमिकल कांस्टेंट, डायनेमिकल कांस्टेंट या गतिक नियतांक। ये हमारे हो गए गतिक नियतांक। तो E एंड Q, कैपिटल E एंड Q तो हमारा डायनेमिकल कांस्टेंट है, जबकि A एंड स्मॉल e एक्चुअल में हमारा L था। कॉनिक सेक्शन के लिए हम L लेते हैं, पर अगर आपका एलिप्स आ जाता है, दीर्घवृत्त आ जाता है, तो हम L नहीं लेके A लेते हैं। तो A एंड E हमारे ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट्स हैं, जबकि E एंड Q हमारे क्या डायनेमिकल कांस्टेंट्स है या गतिक नियतांक है। अब हमारे A एंड E में इंटर रिलेशनशिप भी है, A K एंड अगर हम E की बात करें तो रिलेशन क्या है? सिंस A इज इक्वल टू -k/2e, ये रिलेशन है आपस में। तो यहां से अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा -k/2a। ये हमारे E की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारा इंटर रिलेशनशिप है, आपस में संबंध है। और स्मॉल ई हमने निकाला था, स्मॉल ई हमारा था जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, वो था 1 + 2e क्यू स्क्वायर, 2e क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये है। अब अगर मैं यहां पर कैपिटल E की वैल्यू रखूंगा, तो कैपिटल E की वैल्यू हम रखते हैं, तो पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं। ये क्या हो गया? ई स्क्वायर आ गया। इस 1 को भी आप लेफ्ट में ले लो, तो ई स्क्वायर -1 क्या हो गया? ये हो गया 2e क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पर E की वैल्यू रख देते हैं। तो E की वैल्यू क्या है? -k/2a। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एंड आप E की वैल्यू रख रहे हो -k/2a, ये रख रहे हो। अब आप कैंसिल कर दो, कैंसिल क्या क्या होगा? तो अगर मैं यहां पर कैंसिल करूं, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसकी हम बात करें, तो यहां पर एक तो आपका
k कैंसिल हो गया और साथ में आपका 2 कैंसिल हो गया, ये कर दिए। अब यहां पर राइट में माइनस है तो मैं e स्क्वायर माइनस 1 को 1 माइनस ई स्क्वायर कर देता हूं, तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए के। ठीक है, सो यहां से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्यू स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या था ए के, तो ए के आप राइट में भेज दो, सॉरी लेफ्ट में, तो ए के इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू क्या आएगा, क्यू इसका रूट हो जाएगा, तो क्यू हम लिख देंगे, तो क्यू हो गया, क्यू को यहीं पे लिख देता हूं चलो, तो क्यू हो गया रूट ऑफ ए के इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे आगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में हमको क्यू की वैल्यू मिली है रूट ऑफ ए के 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अब फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्या निकाल रहे हो आप, निकाल रहे हो कण का वेग या कण की चाल। अब पार्टिकल का हम स्पीड निकालते हैं, तो हमको पता है कि एनर्जी पर यूनिट मास हम ले रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लोगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लोगे, एंड आप क्या लोगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास लोगे। प्रति एकक द्रव्यमान ऊर्जा की बात कर रहे हैं, सिंस एनर्जी पर यूनिट मास, तो क्या है, प्रति एकक द्रव्यमान ऊर्जा आपको पता है, प्रति एकक द्रव्यमान ऊर्जा वो क्या थी, कैपिटल ई, और कैपिटल ई हमारा होता है प्रति एकक द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा एंड प्रति एकक द्रव्यमान गतिज ऊर्जा। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को अगर ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी। अब ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू क्या है, ई हमारा माइनस के बाई 2 है इक्वेशन 1 से, तो यहां पर मैं माइनस के बाई 2 ए रख देता हूं, ये हमारे इक्वेशन 1 से आ गया। टू ए, अब यू क्या है, यू है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या प्रति एकक द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा, और प्रति एकक द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा हमारा था माइनस के बाई आर, एंड काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, पर आप पर यूनिट मास एनर्जी की बात कर रहे हो, पर यूनिट मास काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, तो हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वी स्क्वायर की निकालनी है, तो हम इसको अपोजिट साइड में भेज देते हैं, तो वी स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, इधर ले लो इसको, कि अंदर बचा हमारा 1 बाई आर माइनस 1 बाई 2a, ये बचा हुआ है। अब एक आप काम करो, इस 2 को आप इधर भेज दो जिससे हमको वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो वी स्क्वायर हो गया, 2 को मैं इधर भेजता हूं और इस 2 को मैं अंदर लेके चला जाऊं, तो जाएगा के 2 बाई आर माइनस 1 अपॉन ए, ये आ गया। अब आपको v निकालना है, क्या निकालना, चाल निकालनी, स्पीड निकालनी है, तो रूट में आ जाएगा, तो हो गया देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट ऑफ के 2 बाई आर माइनस 1 अपॉन ए, ये हमारा क्या आ गया, v आ गया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये कण की चाल आ गई, तो कण की चाल हो गई के, सॉरी रूट ऑफ के एंड इन ब्रैकेट 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, सो दिस इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। और इसको हम नंबर डाल देते हैं, इस इक्वेशन को नंबर डाल देता हूं मैं, 2 हमने डाल दिया है, इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर 3, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल या कण का आवर्तकाल, तो सेकंड पॉइंट हम लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल या कण का आवर्तकाल।
कण का आवर्तकाल। अब आवर्तकाल हमको पता है, आवर्तकाल क्या होता है, कितने टाइम के अंदर पार्टिकल अपनी पोजीशन रिपीट करता है, कितने समय में कण अपनी स्थिति दोहराता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। अब हमने एरियल वेलोसिटी निकाल रखी थी, तो एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, त्रिज्य वेग। अब त्रिज्य वेग हमने निकाला था, वो था ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी क्या था, ये था हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये हमने पहले निकाल रखा है, तो आप वहां पर चेक कर लेना। अब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को हमने क्यू माना था, सो दिस इज क्यू बाई टू, क्योंकि ये हमारा क्यू है, दिस इज क्यू। सो एरियल वेलोसिटी आ गई क्यू बाई टू, डी एस बाई डी टी इज क्यू बाई टू। नाउ अब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड या आवर्तकाल t इक्वल टू, अब ये आ जाएगा हमारा एरिया अपॉन एरियल वेलोसिटी। आवर्तकाल क्या आ गया, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्य वेग, ये आता है। अब यहां पर इलिप्स से हमारे पास में दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है पाई ए बी, तो पाई ए बी ये आ गया, एंड पाई ए बी, एंड एरियल वेलोसिटी अभी हमने निकाली है, एरियल वेलोसिटी आया क्यू बाई टू, तो इसको आप क्यू बाई टू रख दो, सो डिवाइडेड बाय क्यू बाई टू ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई ए बी अपॉन क्यू, ये हमारा टाइम पीरियड। अब पाई ए बी हमारा क्या है, पाई ए बी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को अगर मैं एस लिखूं तो ये हो गया 2s अपॉन क्यू, एस का मतलब एरिया या क्षेत्रफल। तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन क्यू, 2 इंटू क्षेत्रफल अपॉन क्यू, ये हमारा जाएगा टाइम पीरियड या आवर्तकाल। अब बी की बात करें, यहां पर ये जो बी है, ए तो हमारा क्या, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स या दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष। अब आप एक बी की बात कर रहे हो, बी होता है सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। बी क्या है, दीर्घवृत्त की अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष हमारा क्या है, बी है। और ए एंड बी में रिलेशन जो है वो हमारा होता है बी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा बी इक्वल टू ए रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा ए एंड बी में रिलेशन है। तो ए तो हमारा क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, एंड बी हमारा सेमी माइनर एक्सिस। अब अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें, तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास में था वो था Q इक्वल टू रूट ऑफ ए के 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास में है टू क्या है, Q इक्वल टू रूट ऑफ ए के 1 माइनस ई स्क्वायर, Q इज इक्वल टू रूट ऑफ ए के एंड 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। नाउ ये आ गया। अब यहां से अगर हम क्यू स्क्वायर अपॉन ए के निकालें, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए के हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, और अगर मैं इस इक्वेशन से 1 माइनस ई स्क्वायर निकालूं, तो यहां से अगर आप 1 माइनस ई स्क्वायर निकालोगे, तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यह आ जाएगा। वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, हम बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जिससे कि हम बी की वैल्यू को यहां पर रख सके, ठीक है। तो बी हमारा ये था। अब दोनों को आप कंपेयर कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन को
क्या मानू, q/2, ठीक है। इक्वेशन 3 यहां पर हुआ है, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये 4 और ये हमारा 5, तो 4 और 5 को आप कंपेयर कर लो समीकरण 4 तथा 5 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 तथा 5 से दोनों आपके 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू दे रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन ए के। तो यहां से आप एक ए को कैंसिल कर दो, ये कर दिया, और हमको बी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमारा बी क्या आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ ए बाई की। तो बी आ गया क्यू रूट ए बाई के, क्लियर है। अब हम अगर यहां पर वैल्यू रखें तो 2 पाई ए अपॉन क्यू तो ठीक है, 2 पाई ए बाई क्यूब। अब बात आती है बी की, बी की इसमें वैल्यू आ रही है ए क्यू अपॉन, ठीक है, ये आएगा। अब आप बी की वैल्यू इक्वेशन, यहां पे इसको नंबर डालता हूं मैं, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर ए। तो ए में वैल्यू हम रख देते हैं। तो अगर बी की वैल्यू ए में रखें तो इक्वेशन ए क्या हो जाता है, टी इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन क्यू, वैल्यू रख रहा बी की, क्यू रूट ऑफ ए बाई की, ये आ गया। तो ए की पावर आपकी 3/2 हो गई है। अब आप स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के ए क्यूब, ये आ गया। क्लियर है। अगले पेज में मैं वापस लिख देता हूं। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन के अपॉन के ए क्यूब। अब यहां पर आपका 4 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और ए पाई भी कांस्टेंट है। तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सॉरी 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट। ए आपका क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां से क्लियर है कि अगर हम टी स्क्वायर की बात करें, अब यहां पर हमको टाइम पीरियड मिल गया है, तो यहां पर एक टाइम पीरियड नहीं निकाल रहा है, ये जो निकाले उसकी बात करें, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। अब ई की बात करें हम, यहां पर हम के की वैल्यू और रख देते हैं। ना इसको आप ये कर दो 4 पाई स्क्वायर, नीचे आप के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, के स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ए बाई के होल क्यूब आ गया। अब मैं पीछे चलता हूं, ए बाई के की वैल्यू हमको चाहिए। तो इक्वेशन 1 में इक्वल टू माइनस के बाई 2a है, इक्वेशन 1 में ले लेता हूं। तो इक्वेशन 1 में जो वैल्यू थी वो क्या थी, इक्वेशन 1 में थी E इज इक्वल टू माइनस के बाई 2a, ये है। इट मींस अगर मैं किसकी वैल्यू निकालू, के बाई ए निकालू, तो के बाई ए आ जाता है -2e, और ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 2 पाई के डिवाइडेड बाय रूट ऑफ -2e पावर 3। तो हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई t इक्वल टू 2 पाई के अपॉन रूट ऑफ -2e का क्यूब। अब यहां से क्लियर है कि अगर e की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होगी तो आपका t एग्जिस्ट करेगा, t की वैल्यू आपकी रियल होगी, वास्तविक होगी। और e नेगेटिव किस में होगा, e केवल उसी केस में नेगेटिव होता है जब पार्टिकल हमारा या तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करे। सो फॉर a real value of t
E इज लेस देन 0, तो क्या आ गया, t के वास्तविक मान के लिए E का मान आपका लेस देन 0 होना चाहिए, और E लेस देन 0 इसका मतलब पार्टिकल हमारा या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। E is less than 0 only for circle and ellipse, सर्कल एंड इलिप्स। यहां पे लिख देता हूं, वृत्त तथा दीर्घवृत्त के लिए, दीर्घवृत्त के लिए ही E इज लेस देन 0 होता है, होता है। इसका मतलब जो आपका पार्टिकल होगा वो आपका या तो सर्कुलर ऑर्बिट में होगा या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा, या तो आपका वृत्ताकार पथ में गति करेगा या फिर कौन हमारा दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करेगा। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने सर्कुलर ऑर्बिट एंड इट्स स्टेबिलिटी डिस्कस की है, और साथ में हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्स्टेंट्स भी निकाले हैं। तो अगर आपको ये सारा लेक्चर फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पर आपको ये सारे लेक्चर फुल मोड में मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।